हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो आज हम लोग यूनिट 5 के प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स के पार्ट 2 करेंगे। सो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 2 करेंगे हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज़ कर लें, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो एनडीए नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 5 यूनिट हो चुकी है। हम लोग 5th यूनिट पे हैं। सो ऑलरेडी कोर्स पीछे हो चुका है। जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनके लिए, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग ए आर देसाई के नेशनलिज्म पे इनकी क्या व्यूज थे या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे वो हम लोग देखेंगे। राष्ट्रवाद पर ए आर देसाई का क्या कहना था वो हम लोग देखेंगे। गुड आफ्टरनून। अकॉर्डिंग टू देसाई, India's nationalism is the result of material condition created by the British colonialism. तो इंडियाज अकॉर्डिंग टू एयर देसाई के अकॉर्डिंग जो है क्या है, इंडियाज नेशनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द मटेरियल कंडीशन। ये कहते हैं कि मटेरियल कंडीशन की वजह से जो है इंडिया में नेशनलिज्म हुआ है। ठीक। तो इंडियाज नेशनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ मटेरियल कंडीशन क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। और ये मटेरियल कंडीशन किसकी वजह से क्रिएट हुई थी? ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से क्रिएट हुई। तो ए आर देसाई जो है एक मार्क्सिस्ट अप्रोच रखते हैं। तो ये कहते हैं कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो मटेरियल कंडीशन की वजह से आया। और ये मटेरियल कंडीशन कौन क्रिएट किया था? ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने क्रिएट किया था। मटेरियल कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है, थिंग्स हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो मटेरियल कंडीशन में आ जाती है। तो ये ब्रिटिश ने पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इंडिया में मटेरियल कंडीशन को क्रिएट किया था। ठीक। और उसी मटेरियल कंडीशन की वजह से ही क्या हुआ, एक टाइम पे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की मांग उठने लगी। और इंडिया का नेशनलिज्म जो है वो मटेरियल कंडीशन की वजह से ही आया। ठीक। राष्ट्रवाद पर देसाई क्या कहते हैं? देसाई के अनुसार भारत का राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा निर्मित भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। ये कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया वो किसका परिणाम है? वो भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। और ये भौतिक परिस्थितियां कैसे क्रिएट हुई, कैसे बनी? तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के निवेशवाद के जरिए बनी। ठीक, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जरिए ये बनी। और इसी भौतिक परिस्थितियों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद की मांग उठी। और भारत का जो राष्ट्र है, राष्ट्रवाद है, वो इसी का परिणाम है। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने एक भौतिक परिस्थिति क्रिएट कर दी थी, उसी भौतिक परिस्थिति की वजह से ही भारत में राष्ट्रवाद आया है। ये कौन कहते हैं? ए आर देसाई। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको ये पता होना चाहिए। द ब्रिटिशर्स डेवलप न्यू इकोनॉमिक रिलेशंस
बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ इन्होंने नए इकोनॉमिक रिलेशन को डेवलप किया था। नए इकोनॉमिक रिलेशन को डेवलप किया मतलब पहले एग्रेरियन सोसाइटी थी इंडिया में, एग्रेरियन रिलेशन थे, लोग एग्रीकल्चर के बेस पे ही थे। एग्रेरियन इकोनॉमिक रिलेशन पहले थी, तो लोग एग्रीकल्चर के बेस पे काम कर रहे थे। सारे लोग लगभग जो है इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो एक नया इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप हो गया। ब्रिटिश ने जो है एक नया इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया। ठीक है। औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की शुरुआत करके अंग्रेजों ने नए आर्थिक संबंध विकसित किए। पहले जो है कृषि के बेस पे जो भी आर्थिक संबंध थे इंडिया में, वो कृषि के बेस पे थे। ठीक, लोग ज्यादातर इंडिया की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के जरिए एक नया आर्थिक संबंध जो है विकसित कर दिया। ठीक, एक नया आर्थिक संबंध विकसित कर दिया था भारत में आके। भारत में क्या लाके, भारत में औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण लाके एक नया आर्थिक संबंध विकसित कर दिया था। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब इंडियन नेशनलिज्म का सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये भी बात करते हैं। कौन? ए आर देसाई बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, ये ए आर देसाई बात करते हैं। तो अब इन्होंने क्या बात किया है इसमें, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि में So, Desai applies the Marxist approach to the study of nationalism. देसाई क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, देसाई जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज करते हैं। ठीक, क्या करने के लिए? इंडियन नेशनलिज्म को स्टडी करने के लिए। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हु यूज द मार्क्सिस्ट अप्रोच इन द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए आर देसाई ने इंडिया के नेशनलिज्म को स्टडी करने के लिए कौन से अप्रोच लगाए थे। तो ये हो जाएगा मार्क्सिस्ट अप्रोच। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में जो इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, वो कब उसको स्टडी करने के लिए ए आर देसाई ने कौन सा अप्रोच लगाया था? मार्क्सिस्ट अप्रोच लगाया था। मार्क्सिस्ट अप्रोच कौन सा है? कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। ठीक, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? देसाई ब्रिटिश शासन के दौरान में भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण लागू किया। ठीक, तो देसाई ने जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो राष्ट्रवाद है उसका अध्ययन करने के लिए कौन सा अप्रोच लगाया था, कौन सा दृष्टिकोण लगाया था? मार्क्सवादी दृष्टिकोण लगाया था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कौन सा है? संघर्ष दृष्टिकोण है। ठीक, संघर्ष संघर्ष दृष्टिकोण। ठीक, Desai traces the growth of the nationalism movement in 5 phases। तो 5 फेज बताते हैं वो नेशनलिज्म की ग्रोथ की। ठीक, तो इंडिया में जो नेशनलिज्म मूवमेंट की ग्रोथ हुई उसके 5 फेजेस बताते हैं देसाई। देसाई ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन 5 फेजेस। देसाई 5 चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का पता लगाते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को कितने चरण में बताया है देसाई ने, या देसाई ने? तो वो 5 चरण बताया है उन्होंने। अब वो 5 चरण कौन कौन से हैं हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट फेज, द फर्स्ट फेज, पहला चरण। इंडियन नेशनलिज्म हैज अ वेरी नैरो सोशल बेसिस। तो पहले फेज में जो है बहुत नैरो सोशल बेसिस था। नैरो मतलब बहुत कम बातें की जाती थी नेशनलिज्म। ठीक, इंडियन नेशनलिज्म हैज अ वेरी नैरो सोशल बेसिस, मतलब इसका जो भी नेशनलिज्म की बात थी उसमें सोशल बेसिस नहीं थी, मतलब आ, सामाजिक तौर पे कोई चीजें नहीं थी उसमें। ठीक, भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत ही संकीर्ण सामाजिक आधार, बहुत संकीर्ण सामाजिक आधार, मतलब कि जो राष्ट्रवाद था
उस राष्ट्रवाद का कोई सामाजिक आधार नहीं था। जो राष्ट्रवाद की बात हो भी रही थी उसका कोई सामाजिक आधार नहीं था पहले चरण में। हाँ बिल्कुल, नोट्स में आपको वो सारी डिटेल्स दी जाती है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस आपको पीवाईक्यूज करने हैं इसके साथ। जो है आपको जो पीडीएफ दी जाती है उसके साथ पीवाईक्यूज भी करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यूज करिए। ठीक, बाकी हम लोग जो क्वेश्चन और भी सॉल्व कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो भी कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट पेज क्या है, इंडियन नेशनलिज्म हैज अ वेरी नैरो सोशल बेसिस। पहला चरण है भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत ही संकीर्ण सामाजिक आधार था। It was pioneered by the intelligentsia who are the product of the modern system of education. ये इसको किसने जो है बढ़ाया था, बढ़ावा दिया था? It was pioneered by the intelligentsia. Intelligentsia किसको कहते हैं? जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके जरिए जो है ये पहला चरण शुरू किया गया था। फर्स्ट पेज किसने शुरू किया था? वो इंटेलिजेंस लोग थे, और ये किसका प्रोडक्ट थे? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट थे। ठीक, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट थे जिन्होंने पहला फेज जो है और इंडियन नेशनलिज्म का शुरू किया। ये बुद्धिजीवियों द्वारा अग्रणी था, जो शिक्षा की आधुनिक प्रणाली से के उत्पाद ये बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया था। पहला चरण जो है राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का पहला चरण जो है वो किसने शुरू किया था? बुद्धिजीवियों द्वारा शुरू किया गया था, और जो इसके उत्पाद थे, जो आधुनिक शिक्षा के उत्पाद थे, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के उत्पाद थे। ठीक, देसाई कंसिडर्ड राजा राम मोहन राय एंड हिज फॉलोअर एज द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक, तो देसाई कहते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं और उनके जो फॉलोअर हैं वही जो है पायनियर है इंडियन नेशनलिज्म। उन्होंने ही बढ़ावा दिया है इंडियन नेशनलिज्म को। तो फर्स्ट पेज में ये राजा राम मोहन राय को रखते हैं, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसिया में आते हैं ये, और इन्होंने ही पायनियर किया था इंडियन नेशनलिज्म। तो देसाई जो है राजा राम मोहन राय और उसके फॉलोअर को ही कंसीडर करते हैं पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देसाई राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायियों को भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत मानते हैं। तो देसाई ये मानते हैं कि राजा राम मोहन राय और उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ही शुरू किया था भारतीय राष्ट्रवाद। ठीक, उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रवाद को शुरू किया था। दिस फेज कंटिन्यू टिल 1885। ये फेज कब तक चला? 1885 तक चला। ठीक, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। ठीक, कब तक चला? जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तब तक चला ये, और ये ईयर कौन सा था? 1885। ठीक, ये चरण 1885 तक जारी रहा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब पहला चरण खत्म हो गया, और ये चरण जो है 1885 तक चला। ठीक, 1885 तक ये चरण तक चला था, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सेकेंड फेज 1905 तक चला था। ठीक, अकॉर्डिंग टू देसाई, इंडियन नेशनल मूवमेंट voiced the demand of the educated classes and the trading bourgeoisie, such as the Indianization of services. दूसरा चरण जो है वो 1905 तक चला। देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शिक्षित वर्गों के और व्यापारिक पूंजीपतियों की मांगों को आवाज दी, जैसे कि सेवाओं का भारतीयकरण। तो इसमें जो है दूसरे चरण में क्या हुआ था? दूसरे चरण में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो दूसरा फेज था, उसमें जो एजुकेटेड लोग थे या जो ट्रेडिंग बार्जुआजीज थे उनकी आवाज़ों को बढ़ावा दिया गया, उनकी वॉइस को बढ़ावा दिया गया। मतलब उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए आवाज़ उठाई गई। ठीक, उनको पूरा करने के लिए वॉइस उठाई गई थी। सच एज द इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, जैसे कि इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज। इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज क्या है? जो भी सर्विसेज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो सर्विस सेक्टर था उसके इंडियनाइजेशन की मांग उठी थी सेकंड फेज में। इंडियनाइजेशन मतलब कि उन सर्विसेज में इंडियन लोगों को रखा जाए। ठीक, उन सारी सर्विसेज में इंडियन लोगों को रखा जाए। तो ये सेकंड फेज में हुआ। सेकंड फेज में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेकंड फेज में
जो एजुकेटेड लोग थे या जो ट्रेडिंग बार्जवाजी थे, उनकी आवाज़ों को, उनके डिमांड को बढ़ावा दिया गया। ठीक, जैसे कि इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज। इंडियनाइजेशन मतलब कि जो सर्विसेज हैं उनमें इंडियन लोगों को रखा जाए। ठीक, देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शिक्षित वर्गों और व्यापारिक पूंजीपतियों की मांग को आवाज दी। ठीक, तो देसाई के अनुसार क्या है कि जो दूसरा चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसने शिक्षित वर्ग और जो व्यापारिक पूंजीपति थे उनकी आवाजों को और उनकी मांगों को बढ़ावा दिया। ठीक, जैसे कि सेवाओं का भारतीयकरण। सेवाओं का भारतीयकरण मतलब जो भी सेवाएं हैं ब्रिटिश राज में, जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं को में जो है भारतीय लोगों को रखा जाए, उन सेवाओं में भारतीय व्यक्तियों को रखा जाए, उसी को कहा जाता है सेवाओं का भारतीयकरण। ठीक, तो ये दूसरा फेज है। The association of Indian with the administrative machinery of the state, the stoppage of economic drain, and other formulated in the resolution of the Indian National Congress. राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के साथ भारतीयों का जुड़ाव, आर्थिक पलायन को रोकना, अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव में तैयार किए गए। ठीक, तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें क्या था, द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट मतलब कि जो लोग राज कर रहे हैं, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं, उनमें उनमें इंडियंस का होना जरूरी है। जैसे जिसको हम लोग इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज कह रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जो है इंडियन का होना जरूरी है। ये कांग्रेस ने एक प्रपोजल दिया था। ठीक, एक रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक, द स्टॉपेज ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन को रोकना। इकोनॉमिक ड्रेन मतलब कि जो भी आर्थिक चीजें हैं उनका प्लान नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भी इकोनॉमिक चीजें हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। एंड अदर फॉर्मुलेटेड इन द रिजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बहुत सारी चीजें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेजोल्यूशन में थी। इंडियन कांग्रेस के रेजोल्यूशन में क्या थी, एक तो एसोसिएशन था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ इंडियन का एसोसिएशन। दूसरा इकोनॉमिक ड्रेन को रोकना, और भी बहुत सारी चीजें। राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के साथ भारतीयों का जुड़ाव होना चाहिए। तो जो भी राज्य की प्रशासनिक मशीनरी है, यानी कि जो शासन करने वाली मशीनरी है, उससे जुड़ाव किसका होना चाहिए, भारतीयों का जुड़ाव होना चाहिए। और आर्थिक पलायन को रोका जाना चाहिए। ठीक, और आर्थिक पलायन को रोका जाना चाहिए। ठीक, और अन्य भारतीय राष्ट्रीय और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव में रखा गया। ठीक, third phase of the national movement covered the period of 1905 to 1918। ठीक, तो थर्ड फेज कब से कब तक शुरू हुआ, 1905 से 1918 तक चला। थर्ड फेज इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो थर्ड फेज था वो कब से कब तक चला, 1905 से 1918 तक। राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण में 1905 से 1918 तक की अवधि शामिल। तो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसका जो तीसरा चरण है वो, उसमें उसकी जो अवधि थी वो 1905 से 1918 तक। इसकी अवधि 1905 से 1918 तक। The Indian national movement became militant and challenging and acquired a wider social basis by the inclusion of section of the lower middle class। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड फेज में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है बहुत चैलेंजिंग हो गया था ब्रिटिश के लिए। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जुझारू और चुनौतीकारी बन गया था और निम्न मध्यम वर्ग के वर्गों को भी शामिल करके एक व्यापक सामाजिक आधार हासिल कर गया। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इस वक्त तक, मतलब थर्ड फेज तक जो है मिलिटेंट बन गया था और एक चैलेंजिंग बन गया था ब्रिटिश के लिए, मतलब ब्रिटिश के लिए एक चुनौती के तौर पे उभर रहा था। एंड एक्वायर अ वाइडर सोशल बेसिस। अब यहाँ पे वाइडर सोशल बेसिस यहाँ पे हो गया, नैरो सोशल बेसिस नहीं बल्कि वाइडर, बहुत बड़े लेवल पर इसका सोशल बेसिस हो गया था। बाय द इंक्लूजन, किसके जरिए, बाय द इंक्लूजन ऑफ द सेक्शन ऑफ लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास सेक्शन को जोड़कर जो है ये बहुत
वाइडर सोशल बेसिस ले चुका था इस वक्त, और मिलिटेंट के साथ साथ चैलेंजिंग हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जुझारू और चुनौतीपूर्ण बन गया था, और निम्न मध्यम वर्ग के वर्गों को शामिल करके एक व्यापक सामाजिक आधार हासिल कर चुका था। तो व्यापक सामाजिक आधार कैसे हासिल किया था? निम्न मध्यम वर्ग को शामिल कर, और ये एक चुनौतीपूर्ण और जुझारू बन चुका था। एक चुनौतीपूर्ण किसके लिए? जो ब्रिटिश राज्य है उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन गया था। ठीक, अंग्रेजों का जो राज्य है उसके लिए ये चुनौतीपूर्ण बन गया। तो ये थर्ड फेज यहाँ तक था। उसके बाद आता है फोर्थ फेज, द फोर्थ फेज, which began from 1918 and continued till the end of civil disobedience movement in 1934। ठीक, तो ये कब से शुरू हुआ? 1918 से शुरू हुआ, और कब तक रहा? जब तक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट नहीं हुआ, जो कब हुआ था? 1934 में, यानी कि 1918 से 1934 तक फोर्थ फेज चला था। द सोशल बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट वाज इनॉर्मसली इनलार्ज, और इसका जो सोशल बेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा। ठीक, और 1934 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मतलब जो सिविल सर्विसेज में है वो जो इंडिया के लोग हैं वो डिसओबीडियंट मूवमेंट करेंगे। डिसओबीडियंट मूवमेंट मतलब कि किसी भी चीज को, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना। ठीक, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना। तो ये कब शुरू हुआ था? 1934 में शुरू हुआ था, फोर्थ फेज के एंड तक। ठीक, 1918 से 1934 तक फोर्थ फेज चला। चौथा चरण जो 1918 से शुरू हुआ और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत तक जारी रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन तक के अंत तक जारी रहा। ठीक, तो ये 1918 से 1934 तक चला, जब तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हो गया, जो 1934 में हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि कोई भी चीजों को, जो भी रूल्स कानून है, कानून वगैरह है ब्रिटिश के, उनको नहीं मानना। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत बढ़ गया था। इस वक्त तक जो है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका जो सामाजिक आधार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, उसका सामाजिक आधार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे फेज वाइज जो है वो सामाजिक आधार बढ़ रहा है। ठीक, द मूवमेंट विच was hitherto restricted mainly to upper and middle classes further extended to section of the Indian masses। तो ऐसा मूवमेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट पहले जो है अपर एंड मिडिल क्लासेस तक ही सीमित था, जो पहले अपर और मिडिल क्लासेस तक ही सीमित था, मतलब ऐसे लोग ही उसमें शामिल थे उस नेशनल मूवमेंट में जिसमें सिर्फ अपर और मिडिल क्लास के लिए लोग ही थे। ये फर्दर इतना फैला कि ये इंडियन मासेस तक पहुंच गया, मतलब पूरे इंडियन पब्लिक तक पहुंच गया। जो पुअर लोग हैं उन तक भी पहुंच गया, लोअर क्लास के जो लोग हैं उन तक भी पहुंच गया। तो ये अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं था अपर मिडिल क्लास तक ही। ठीक, ये बल्कि बढ़ गया मासेस तक। आंदोलन जो अब तक मुख्य रूप से उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित था। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये पहले उच्च वर्ग, फिर बाद में मध्यम वर्ग को उसमें शामिल किया गया, और अब तक जो है ये मध्यम वर्ग तक ही शामिल था, और बाद में जाकर ये जो है भारत की जनता के वर्गों तक फैल गया। ठीक, तो भारत की जो जनता है, भारतीय जो जनता है, उनके वर्गों तक फैल गया, मतलब कि इसमें जो लोअर क्लास है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो भी इसमें अब शामिल होने लगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो भी शामिल होने लगे। However, according to Desai, the leadership of the Congress remained in the hand of those who were under the strong influence of the Indian capitalist class। लेकिन अब तक जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो किसके हाथ में थी? जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में ही थी, मतलब अपर क्लास के हाथ में भी अभी तक लीडरशिप थी। तो लीडरशिप के मामले में अगर देखा जाए तो मासेस तक तो पहुंच गया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो मासेस तक पहुंच गया था, लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में ही थी, यानी कि अपर क्लास के हाथ में ही थी। तो यहाँ पे सारे क्लास तो शामिल हो गए, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सारे क्लास शामिल हो गए, लेकिन जो लीडरशिप थी वो किसके हाथ में थी? इंडियन कैपिटलिस्ट यानी कि अपर क्लास के। हालांकि देसाई के अनुसार कांग्रेस का नेतृत्व
उन लोगों के हाथों में रहा जो भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रबल प्रभाव में, ठीक, जो भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रबल प्रभाव में थे, उन्हीं के हाथ में जो कांग्रेस का जो है नेतृत्व था, ठीक, उन्हीं के हाथ में, यानी कि अपर क्लास के हाथ में ही कांग्रेस का नेतृत्व था, ठीक। हालांकि जो आंदोलन है वो सारे वर्गों तक पहुंच चुका था, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या मध्य वर्ग हो, सारे वर्गों तक पहुंच चुका था, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रबल प्रभाव में जो लोग थे उन्हीं के हाथ में था, ठीक। अब ये फिफ्थ फेज में जो है ये खत्म होगा। द फिफ्थ फेज कब से कब तक चला? 1934 से 1939 तक चला। Was characterized by the growing disenchantment with the Gandhi Gandhian ideology. ठीक, growing disenchantment with the Gandhian ideology within the Congress and further rise of the socialists who represent the petty bourgeoisie element. पांचवें चरण जो है वो 1934 से 1939 तक चला। ये कांग्रेस के भीतर गांधी एक विचारधारा के साथ बढ़ते मोहभंग और छोटे बुर्जुआ तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजवादियों के आगे बढ़ने की विशेषता है। अब यहाँ पे जो है जो छोटे वर्ग के लोग हैं, पेटी बार्जोजीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जाने लगा, ठीक। तो पांचवा फेज जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पे। गांधीयन आइडियोलॉजी क्या थी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो लोअर क्लास हैं, उनका डेवलपमेंट पहले होना चाहिए, ठीक। तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पे था पांचवा। विद इन द कांग्रेस एंड फर्दर राइज ऑफ द सोशलिस्ट, ठीक, कांग्रेस के अंदर गांधीयन आइडियोलॉजी आई और जो है ये सोशलिस्ट का राइज हुआ यहाँ से, जिसमें ये कहा गया कि जो पेटी बार्जोजीज एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे बार्जोजीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, उनका नेतृत्व होना जरूरी है, ठीक। पांचवें चरण में कांग्रेस के भीतर गांधी विचारधारा के साथ बढ़ते मोहभंग और छोटे बार्जुआ तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाजवादियों को आगे बढ़ने की विशेषता थी। तो ऐसे समाजवादी जो छोटे बार्जुआ के तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हों, छोटे बार्जुआ तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हों, उनको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि जो पांचवा चरण था वो किसके बेस पे था? वो गांधीयन विचारधारा के बेस पे, गांधी की विचारधारा के बेस पे था। आउटसाइड द कांग्रेस वेरियस मूवमेंट वर टेकिंग प्लेस। कांग्रेस के बाहर भी बहुत सारे मूवमेंट शुरू हुए। पहले जो है चौथे फेज तक तो कांग्रेस के अंदर ही मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन पांचवें फेज में जो है आउटसाइड द कांग्रेस जो है बहुत सारे मूवमेंट टेक प्लेस हुए, ठीक, बहुत सारे मूवमेंट चले। कांग्रेस के बाहर तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे, ठीक। अब तक फोर्थ फेज तक जो है कांग्रेस के अंदर जितने भी आंदोलन हो रहे थे वो कांग्रेस के अंदर हो रहे थे, लेकिन फोर्थ फेज के बाद फिफ्थ फेज में कांग्रेस के बाहर भी आंदोलन शुरू हो गए, ठीक। फिफ्थ फेज में कांग्रेस के बाहर भी आंदोलन शुरू हो गए। The peasant, the workers, the depressed classes, and various linguistic nationalists tried agitation for their demand. Moreover, there was further growth of communalism. ठीक। किसानों, मजदूरों, दबे कुचलों वर्गों और विभिन्न भाषाई राष्ट्रीयों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। इसके अलावा सांप्रदायिकता का और विकास हुआ। तो जो पीजेंट थे, जो वर्कर थे, जो डिप्रेस क्लास थे, या जो भी लिंग्विस्टिक नेशनलिस्ट नेशनलिटीज थी, जो भी लिंग्विस्टिक नेशनलिटीज मतलब अपने लैंग्वेज के बेस पे जो जिनको ये लग रहा था कि उनकी लैंग्वेज जो है, उनका कल्चर जो है वो खतरे में है, उन्होंने आंदोलन शुरू करना शुरू किया, उन्होंने एजिटेशन करना शुरू किया और अपनी डिमांड को मनवाना शुरू किया। मोरेवर देयर वाज फर्दर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। हालांकि इसके साथ साथ जो है कम्युनलिज्म का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। कम्युनलिज्म किसको कहते हैं? आप अपने रिलीजन को सुपीरियर मान के दूसरे रिलीजन के प्रति अगर हेट रखते हैं तो उसको उसी को क्या कहा जाता है? कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो पीजेंट वर्कर या जो डिप्रेस क्लास थे या लिंग्विस्टिक नेशनलिटीज थी, उन्होंने एजिटेशन करना शुरू किया और अपनी डिमांड मनवाना शुरू किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है कम्युनलिज्म का भी डेवलपमेंट बढ़ा, ठीक। ये फिफ्थ फेज का है। कम्युनलिज्म का भी डेवलपमेंट बढ़ा, ग्रोथ हुआ। किसानों, मजदूरों, दबे कुचले वर्गों और विभिन्न भाषाई राष्ट्रीयों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक। तो जो किसान थे, जो मजदूर थे, जैसे हम लोगों ने तिभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट देखा है, ठीक,
किसानों, मजदूरों, दबे कुचले वर्गों और विभिन्न भाषाई राष्ट्रीयता के जो लोग थे, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना शुरू किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि सांप्रदायिकता का भी विकास हुआ। इसके साथ-साथ जो है सांप्रदायिकता का भी विकास हुआ, यानी कि सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला। कम्युनलिज्म का भी ग्रोथ हुआ। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का विकास। तो सांप्रदायिकता पता है क्या होती है? सांप्रदायिकता मतलब अगर आप अपने धर्म को सुपीरियर मानकर, अपने धर्म को जो है श्रेष्ठ मानकर दूसरे के धर्म के साथ आपको एक तरह से घृणा महसूस हो या दुश्मनी महसूस हो, तो उसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इमेजिन्ड कम्युनिटी, कल्पित समुदाय। कल्पित समुदाय, इमेजिन कम्युनिटीज यानी कि कल्पित समुदाय। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इमेजिन कम्युनिटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एन इमेजिन कम्युनिटी इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय बेनेडिक्ट एंडरसन इन हिज 1983 बुक इमेजिन कम्युनिटीज टू एनालाइज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को एनालाइज करने के लिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक बुक लिखी जो पब्लिश हुई कब? 1983 में, 1983 में पब्लिश हुई, ठीक, जिसका नाम था इमेजिन कम्युनिटीज। उसमें इन्होंने ये टर्म इमेजिन कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक, इमेजिन कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी बुक इमेजिन कम्युनिटीज में किया है, यूज किया है, जो 1983 में पब्लिश हुई। और ये बुक उन्होंने किस लिए लिखा था? नेशनलिज्म को एनालाइज करने के लिए। ठीक, तो नेशनलिज्म को एनालाइज करने के लिए इन्होंने इमेजिन कम्युनिटीज का टर्म दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। एक तो ये कि कब बुक पब्लिश हुई, बुक का नाम क्या था, किसने किया था और किस लिए किया था, उस बुक में किसकी बात की गई है, तो ये नेशनलिज्म की बात की गई। ठीक, कल्पित समुदाय क्या है? एक काल्पनिक समुदाय, एक अवधारणा है जिसे बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी 1983 की पुस्तक इमेजिन कम्युनिटीज इमेजिन कम्युनिटीज में किया था। नेशनलिज्म में नेशनलिज्म को एनालाइज करने के लिए, नेशनलिज्म को यानी कि राष्ट्रवाद को समझने के लिए। क्योंकि ये पूरा ट्रांसलेशन नहीं हुआ इसका। इमेजिन कम्युनिटीज ही सिर्फ उनकी बुक थी। राष्ट्रवाद का अध्ययन करने के लिए। ठीक, राष्ट्रवाद का अध्ययन करने के लिए इन्होंने इमेजिन कम्युनिटी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो 1983 में पब्लिश हुई थी। ठीक, और इसको किसने लिखा था? बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा था। इसी में उन्होंने काल्पनिक समुदाय की बात की। ठीक, काल्पनिक समुदाय की बात इसी में उन्होंने की। एंडरसन डिपिक्ट्स अ नेशन एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी। एंडरसन कहते हैं कि नेशन क्या है? एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु डिपिक्ट नेशन एज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटीज? तो ये एंडरसन ने किया था। Anderson depicts a nation as a socially constructed communities imagined by the people who perceive themselves as part of the group. ठीक, तो ये कौन इमेजिन करता है? ये कम्युनिटी कौन इमेजिन करता है? वो लोग जो इसके पार्ट होते हैं, वो लोग जो इसके पार्ट होते हैं। ठीक, वही इमेजिन करते हैं नेशन को, वही इमेजिन करते हैं नेशन को। तो इसीलिए इन्होंने नाम दिया है नेशन को इमेजिन कम्युनिटीज। ठीक, एंडरसन एक राष्ट्र को एक सामाजिक रूप से निर्मित समुदाय के रूप में दर्शाते हैं। तो एंडरसन जो है राष्ट्र को क्या बताते हैं? सामाजिक रूप से निर्मित है राष्ट्र, ठीक, जिनकी कल्पना उन लोगों के द्वारा की जाती है जो खुद को एक समूह के हिस्से के रूप में देखते हैं। ठीक, तो इसकी कल्पना, राष्ट्र की कल्पना कौन करता है? राष्ट्र की कल्पना वो लोग करते हैं जो अपने आप को एक समूह का हिस्सा मानते हैं। राष्ट्र की कल्पना जो है वो लोग करते हैं जो अपने आप को
एक समूह का हिस्सा मानते हैं। जो खुद को एक समूह का के हिस्से के रूप में देखते हैं, वही लोग राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और इसीलिए राष्ट्र की कल्पना को इन्होंने काल्पनिक समुदाय कहा है। ठीक, इसीलिए इसको इसको इन्होंने नाम दिया है काल्पनिक समुदाय का। द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का टकराव क्या है? क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का टकराव। द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन इज अ थेसिस दैट people's cultural and religious identities will be the primary source of conflict in post Cold War। ठीक, तो इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्लेश सिविलाइजेशन में क्या है? एक थेसिस है ये, जिसमें ये कहा गया कि पीपल्स कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, पीपल की जो कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज होगी, कल हम लोगों ने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है, तो people's cultural and religious identities will be the primary source of the conflict in post-Cold World War. Cold War, post-Cold World War। ठीक, तो पोस्ट-कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो किस बेसिस पे होगा? रिलीजियस आइडेंटिटी या कल्चरल आइडेंटिटी के बेस पे होगा। सभ्यता का संघर्ष एक थीसिस है कि शीत युद्ध के बाद की दुनिया में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष का प्राथमिक स्रोत हो। ठीक, शीत विश्व युद्ध जिसको कहते हैं। ठीक है, शीत विश्व युद्ध। ठीक, शीत विश्व युद्ध ये क्यों होगा? ये किस बेस पे होगा? तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बेसिस पे होगा। ठीक, इसी को कहा जाता है सभ्यता का टकराव। सभ्यता दोनों क्या है? एक तरह की सिविलाइजेशन है, उसी सिविलाइजेशन के बीच में ही क्या होगा? क्लेश हो। ठीक, उसी सभ्यता के बीच में, दो सभ्यता के बीच में, दो सभ्यता यानी कि दो कल्चर के बीच में या दो रिलीजन के बीच में टकराव होगा, तो यानी कि दो सभ्यता के बीच में टकराव। तो ये थीसिस है, ये मानना है कि जो भी शीत विश्व युद्ध होगा वो सभ्यता के बेस पे ही होगा, वो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बेस पे ही होगा, कल्चरल आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे ही होगा। द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट Samuel P. Huntington argued that future war would be fought not between countries but between culture। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि who told that post Cold War will be based on cultural and religious identity। तो P. Huntington ने ही कहा है कि post Cold War जो है वो रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी के बेस पे होगा। तो ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने आर्ग्यू किया है कि द फ्यूचर वॉर्स यानी कि आगे की फ्यूचर के टाइम पे जो भी वॉर्स होंगे वो किसके बीच में होंगे? वो कंट्रीज के बीच में नहीं होंगे। फ्यूचर में जो वार होंगे वो किसके बीच में होंगे? कंट्रीज के बीच में नहीं होंगे, बल्कि कल्चर्स के बीच में होंगे। ठीक, द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल पी हंटिंगटन आर्ग्यूड दैट फ्यूचर वॉर विल बी फॉट नॉट बिटवीन कंट्रीज बट बिटवीन कल्चर्स। ठीक, तो फ्यूचर वार जो भी होंगे वो कंट्रीज के बीच में नहीं होंगे, बल्कि कल्चर के बीच में होंगे। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी हंटिंगटन ने तर्क दिया कि भविष्य के युद्ध देशों के बीच नहीं बल्कि संस्कृतियों के बीच लड़े जाएंगे। तो इन्होंने कहा था, हंटिंगटन ने कहा था कि भविष्य में जो भी युद्ध होगा वो देशों के बीच में नहीं होगा, बल्कि संस्कृति के बीच में होगा, रिलीजन के बीच में होगा। ये हंटिंगटन कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा था कि शीत विश्व युद्ध जो है वो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के बेस पे होगा। तो ये हंटिंगटन ने कहा था, ये नाम आप याद रखिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप 2014 से, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 2014 से 2022 के आप पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक, 2014 से 2022 के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
जो शुरू से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, अब या तो कभी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, कभी थिंकर का नाम पूछ लिया जाता है, कभी बुक का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है आ, हम लोगों ने इमेजिन कम्युनिटीज के बारे में भी पढ़ा, एंडरसन बेनेडिक्ट ने दिया, एंडरसन ने लिखा था इसको, क्या नाम है उनका पूरा, बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक, बेनेडिक्ट एंडरसन नाम है इमेजिन कम्युनिटी। तो कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक, कभी ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी बुक, हाँ, मतलब ये बुक किसने लिखा है, इमेजिन कम्युनिटी बुक किसने लिखा है, या ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बुक जो है एंडरसन ने लिखा है, या एंडरसन ने उस बुक में किसकी बात की है, तो उस बुक में नेशनलिज्म की बात की है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2014 से 2022 की आप बुक, तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए, बस कभी कॉन्सेप्ट पूछता है, कभी बुक, कभी थिंकर के नाम पूछता है। ठीक, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे अब यहाँ पे क्लेश सिविलाइजेशन है, तो एक बार क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जा चुका है कि पोस्ट कोल्ड वॉर जो है वो कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे होगा। शीत विश्व युद्ध जो है वो आ, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बेस पे होगा। ठीक, ये किसने कहा था, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था। तो ये आंसर आपको पता चल गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो जरूरी नहीं है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि पोस्ट कोल्ड वॉर जो है वो कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे होगा, ये किसने कहा था। हो सकता है ये पूछा जाए जो है आपसे कि एंडरसन ने जो है पोस्ट कोल्ड वॉर वार यानी कि फ्यूचर वर्ल्ड वार के बारे में क्या बात की थी, फ्यूचर वार के बारे में क्या बात की। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था कि जो है जो वार्स होंगे, फ्यूचर वार्स जो होंगे वो कंट्रीज के बीच में नहीं होंगे, लेकिन किसके बीच में होंगे, तो वहां पे आंसर आपका दिया होगा ये कल्चर के बीच में, कल्चर के बीच में होंगे, कल्चर्स के बीच में होंगे। ठीक, संस्कृति के बीच में होंगे, देश के बीच में नहीं होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए कई बार, आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुए कई बार। ठीक, आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी रिपीट हुए, जैसे कि इससे पहले वाले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सपोज करिए 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2022 में डायरेक्ट पूछ लिया गया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, 2021 में जो पूछा गया वो 2022 में भी पूछा गया। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप 2014 से 2022 तक के क्वेश्चन एटलीस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो पढ़ के जाइएगा जब भी जाइए, क्योंकि देखिए 2014 से 2022 तक एटलीस्ट 12-13 पेपर हो जाते हैं, क्योंकि बीच में कई बार जो है वो एक साल में 2-2 पेपर हुए हैं, तो तकरीबन 15 पेपर हो सकते हैं, उससे कम नहीं होते। ठीक, तो 15 पेपर अगर आप करते हैं तो 1500 क्वेश्चन तैयार होते हैं, यानी 1500 क्वेश्चन नहीं बल्कि 2018 से पहले 2 पेपर होते थे, 150 क्वेश्चन होते थे। एक 50 सेकंड पेपर जो है वो 50 मार्क्स के होते थे, और थर्ड पेपर जो है वो 100 मार्क्स के, 75 मार्क्स के होते थे, 100 के नहीं, 75 मार्क्स के होते थे। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, तकरीबन 2000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं अगर आप 2014 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर, 2023 तक के अब पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि 2023 के भी क्वेश्चन अवेलेबल हो चुके हैं, जो जून में पेपर हुए थे या जो मार्च में पेपर हुए थे उनके। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें करना है, इतना तो एटलीस्ट करके जाना है अगर आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। और उसके बाद आप जब क्वेश्चन पढ़ चुकेंगे, उसके बाद जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीडीएफ में सारी चीज़ों के आंसर लिखे हुए हैं। तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपका जो स्टेज होगा पढ़ने का, जो स्टेप होगा, सबसे पहले आप पीडीएफ पढ़िए, जितनी भी पीडीएफ अवेलेबल है आपको अभी तक वो पढ़िए। ठीक, उसके बाद जो है आप क्या करिए, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करें। एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे एमसीक्यू जो है वो बहुत बार रिपीट हुए हैं, रिपीटेड एमसीक्यू है। उन रिपीटेड एमसीक्यूज में जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, जो बुक्स रिपीट हो रही हैं, उन सबके नाम लिख लीजिए आप एक पेपर पे, एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें नाम लिख लीजिए। फिर जब आपको जब रिवाइज करना होगा ना, तो आपको पूरा पीवाईक्यू फिर से नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ आप वो जो रजिस्टर पे लिखे हुए हैं जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी बुक्स वगैरह लिखी हैं वो आप रिपीट करके रिवाइज करके जा सकते हैं।
तो दोबारा पीवाईक्यूज आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अभी अगर आप ये काम करते हैं, फिर हम लोग जब पीवाईक्यू करेंगे फिर से, तो उसमें आपका स्कोर हाई, मतलब स्कोर बढ़ेगा, और स्कोर बढ़ेगा तो और भी नॉलेज बढ़ेगी आपकी, ठीक। तो मोटिवेशन भी बढ़ेगा, थोड़ा और पढ़ेंगे जब स्कोर अच्छा आएगा। तो इतना काम तो आप लोग करिए, क्योंकि आप 60 डेज नहीं बल्कि 59 डेज ही बचे हैं, अगर शुरू में ही एग्ज़ाम होते हैं तो, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब एग्ज़ाम हो जाएंगे हमारे, लेकिन जो डेट है उसी के बीच में होंगी, 6 दिसंबर से ही शुरू होगा, तो 6, 7, 8 कभी भी हो सकते हैं, तो 59 टू 60 डेज बचे हुए हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लगानी है जिससे कम टाइम में ज़्यादा आप कवर कर पाएँ। तो ये बेस्ट है कि आप पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ के बाद एमसीक्यू सॉल्व करें, और कोई तरीका नहीं होता है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का। बुक्स वगैरह आप टाइम नहीं है पढ़ने का, और बुक्स वगैरह पढ़ेंगे आप तो एक बुक में ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं एक बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक। या गाइड बुक पढ़ें आप, तब चाहे कि आपको कुछ सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो गाइड बुक से अच्छा है कि आपको जो पीडीएफ दी जा रही है वही पढ़िए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गवर्नेंस का। Governance addresses a wide range of issues including social, economic, and political continuity, security and integrity, individual and collective safety and liberty, and right to self-actualization of cities। ठीक। तो गवर्नेंस क्या क्या चीज को एड्रेस करती है, वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को एड्रेस करती है, जिसमें क्या आ जाता है, सोशल इशू आ जाता है, इकोनॉमिक इशू आ जाता है, पॉलिटिकल इशू आ जाता है, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी से रिलेटेड इशू आ जाता है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेफ्टी से रिलेटेड इशू आ जाता है, लिबर्टी एंड राइट्स से रिलेटेड इशूज आ जाते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ सिटीजन से रिलेटेड इशूज आते हैं। तो ये सारी चीजें कवर करती हैं गवर्नेंस के थ्रू। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, गवर्नेंस में आ जाती हैं। शासन, शासन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निरंतरता, सुरक्षा और अखंडता, व्यक्ति और सामूहिक सुरक्षा और स्वतंत्रता, और नागरिक के आत्म वास्तविकता के अधिकारों सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है। तो शासन क्या है, शासन में सामाजिक चीजें भी आती हैं, आर्थिक चीजें भी आती हैं, या राजनीतिक निरंतरता से रिलेटेड भी चीजें आती हैं, ठीक। सुरक्षा और अखंडता से रिलेटेड चीजें आती हैं, जिसमें सामूहिक और व्यक्तिगत सुरक्षा भी है, स्वतंत्रता और नागरिक के आत्म वास्तविकता से रिलेटेड भी आ, समस्याएं आती हैं, के अधिकारों सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है कौन, शासन। ठीक। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, शासन में आ जाती है। नेक्स्ट है गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में शासन कैसा है। इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is federal in structure with unitary features। ठीक। तो इंडिया क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन से टाइप का गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पाया जाता है यहाँ पे, विच इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विद यूटिलरी फीचर। जो स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर जो है फेडरल है, फेडरल मतलब स्टेट की अलग पावर होती है और सेंटर की अलग पावर होती है। पावर्स जो है वो स्टेट और सेंटर में बटे हुए हैं, उसी को क्या कहा जाता है, फेडरल कहा जाता है। ठीक। तो इंडिया क्या है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक with a parliamentary form of government which is federal in structure with unitary feature। ठीक। भारत में शासन कैसा है, भारत एक सरकार के साथ संसदीय सरकार के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो एकात्मक सुविधाओं के साथ
संरचना में संघीय। ठीक, तो ये संरचना में संघीय है। संघीय मतलब कि अलग अलग राज्य की अलग अलग पावर होती है। ठीक, राज्य की शक्ति अलग होती है और सेंटर की शक्ति अलग होती है। सेंटर मतलब पूरे देश की शक्ति अलग होती है। ठीक, तो भारत एक संसदीय सरकार के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो एकात्मक सुविधाओं के साथ संरचना में संघीय। ठीक, एकात्मक बोलना, एकात्मक सुविधाओं के साथ संरचना में जो है वो संघीय। थ्री टाइप ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में तीन टाइप की गवर्नेंस है। भारत में तीन प्रकार के शासन है। तो सबसे पहला शासन क्या है? दे आर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट भी भारत में पाई जाती हैं। स्थानीय सरकारें जैसे कि पंचायती राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट में कौन सा आ जाता है? पंचायती राज। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कौन सा आ जाता है? म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह आ जाती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये लोकल गवर्नमेंट्स है। तो एक टाइप क्या है? लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। जैसे यूपी, बिहार और भी जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, उन सारे स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है और सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है। ठीक, भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। ठीक, नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दूसरे स्टेज में आ जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तीसरा क्या है? एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट, इंडिया के हर स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक, इंडिया के हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। तो ये तीन टाइप की गवर्नेंस है इंडिया में। ये याद रखिएगा आपको। पहले लोकल गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर स्टेट, भारत के हर स्टेट में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा पाई जाती है। गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में शासन कैसा है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री प्राइमरी ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जो गवर्नेंस है उसके तीन ब्रांचेस हैं। ठीक, पहली ब्रांच क्या है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव क्या है? जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जो चुन के आते हैं, जो इलेक्शन के जरिए चुन के आते हैं, लेजिस्लेटिव उसमें आ जाता है। द लेजिस्लेटिव। विधायी जो है, जो विधायक, विधायक लोग जो है चुन के आते हैं, वो लेजिस्लेशन में आ जाते हैं, जो लॉ को बनाते हैं, लॉ को बनाते हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव कौन है? जो कार्यकारिणी है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ये किस में आ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। जो उसको इन्फोर्स करते हैं, जो पुलिस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे लोग जो है किस में आ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, कार्यकारी में आ जाते हैं। जो क्या करते हैं? लॉ को इन्फोर्स करते हैं, लॉ को इन्फोर्स करते हैं, उसको लागू करते हैं और लोगों को फोर्स करते हैं, मजबूर मतलब उन लोगों को के ऊपर फोर्स करते हैं उस लॉ को मानने के लिए, उस कानून को मानने के लिए। नेक्स्ट आता है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है? उस लॉ एंड रेगुलेशन की देखरेख करना कि कोई उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या नहीं, ये सब कौन तय करता है? जुडिशरी तय करती है। तो तीन ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट के इंडिया में। ठीक, पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। पहला है विधायी। संविधान के तहत सरकार की तीन प्राथमिक शाखाएं। ठीक, संविधान के तहत जो है सरकार की तीन प्राथमिक शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है विधायी, दूसरी कार्यकारी और तीसरी क्या है? न्यायपालिका। विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका। तो ये तीन शाखाएं पाई जाती हैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। whose power are vested in a bicameral parliament. President aided by the Council of Ministers
एंड द सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली। इन सब की पावर कैसे होती है? पार्लियामेंट के जरिए। प्रेसिडेंट की अलग पावर होती है, एडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ों के मिनिस्टर्स होते हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली, और सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं। तो जुडिशरी के कौन वो होते हैं? जुडिशरी के लिए सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और लेजिस्लेटिव के लिए पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। इनकी शक्तियां क्रमशः दिवस दिवसदनीय सांसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्राप्त और सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती है। ठीक, तो ये सांसद और राष्ट्रपति ये किस में आ जाएंगे? ये विधायक में आ जाएंगे, विधायी में। और मंत्रिपरिषद जो है ये किस में आ जाएंगे? ये एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी में आ जाएंगे। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय ये किस में आ जाते हैं? जुडिशरी में, यानी कि न्यायपालिका में आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायपालिका में आ जाता है। गुड गवर्नेंस, सुशासन क्या होता है? गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस रिलेट टू द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। तो गुड गवर्नेंस किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से रिलेटेड है। एंड आउटकम्स दैट आर नेसेसरी टू अचीव द गोल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, तो ये गुड गवर्नेंस किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एंड आउटकम्स। पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस और उसके आउटकम से रिलेटेड है, जो जरूरी है टू अचीव गोल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए एक गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। सुशासन राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं प्रतिक्रियाओं प्रक्रियाओं ठीक, सुशासन राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित है, जो विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। तो सुशासन क्या है? ये राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है और उसके परिणामों से जुड़ा हुआ है, जो विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी है। ठीक, तो विकास के लिए सुशासन का होना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है। The true test of good governance is the degree to which it delivers on the promise of human rights. ठीक, तो सबसे ज्यादा ट्रू टेस्ट क्या है गुड गवर्नेंस का? क्या ये सारे ह्यूमन राइट्स को, जो भी प्रॉमिस किए गए ह्यूमन राइट्स को, उसको पूरा कर पा रहा है, उसको डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं? सिविल राइट्स को पूरा कर पा रहा है, डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं? कल्चरल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स को पूरा कर पा रहा है या डिलीवर कर पा रहा है या नहीं? मतलब इस चीज को सुनिश्चित कर पा रहा है कि नहीं कि सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, चाहे वो सिविल राइट हो, कल्चरल राइट हो, इकोनॉमिक राइट हो, पॉलिटिकल राइट हो या सोशल राइट हो। अगर एक गुड गवर्नेंस होगी तो वो ये सुनिश्चित करेगी, ये जो है इंश्योर करेगी कि सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स को पूरा किया जा रहा है, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट। अच्छे शासन की सच्ची परीक्षा क्या होती है कि क्या वह किस हद तक मानव अधिकारों के वादे को पूरा करता है। तो अच्छे शासन की, यानी कि सुशासन की सबसे सच्ची परीक्षा क्या होती है? कि ये देखना कि क्या वह जो है मानव अधिकारों के, जो भी मानव अधिकारों के वादे थे उसको पूरा कर रही है कि नहीं। चाहे वो अधिकार नागरिक से रिलेटेड हो, चाहे वो सांस्कृतिक से रिलेटेड हो, चाहे आर्थिक से रिलेटेड हो, चाहे राजनीतिक से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो। ठीक, कोई भी अधिकार हो, उन अधिकारों को किस हद तक पूरा कर पा रही है, ये तय करता है कि वो शासन जो है सुशासन है या नहीं। ठीक, वो शासन अच्छा शासन है या नहीं, ये तय करने के लिए आपको क्या देखना होगा? मानव अधिकार के जो वादे थे उसको किस लेवल पे पूरा किया जा रहा है। ठीक, मानव अधिकार के जो लेवल थे उसको किस हद तक पूरा किया जा रहा है, ये जरूरी है देखना। गुड गवर्नेंस हैज 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड गवर्नेंस जो है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब ये 8 प्रमुख विशेषताएं क्या है? इट इज पार्टिसिपेटरी। इट इज पार्टिसिपेटरी मतलब
ये पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, ये सहभागी होना चाहिए। सहभागी मतलब कि एवरी सेक्शन मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नेंस। ठीक, हर पार्ट जो है जो भी सेक्शन है, सोसाइटी का जो भी सेक्शन है या उस कंट्री का जो भी सेक्शन, सोसाइटी इसलिए कह रहे हैं कि हर सोसाइटी की एक गवर्नेंस होती है। तो गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि जो सोसाइटी है उसके सारे सेक्शन का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक, सारे सेक्शन, जैसे हमारे यहाँ क्या है, ओबीसी, एसटी, एससी, वुमेन के लिए अभी बिल पास हुआ है, वुमेन के रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट में, वुमेन के रिजर्वेशन के लिए। तो किस लिए पास होता है, ये पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। तो अगर गुड गवर्नेंस होगी तो वो सारे सेक्शन का पार्टिसिपेशन क्या करेगी, इंसेव करेगी। तो ओबीसी, एसटी, एससी के लिए सीट रिजर्व होती है। आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो है 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया, पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया, विमेन को रिजर्वेशन दिया गया, ये जो है, या जो है एसटी, एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी, एसटी, एससी इन सबको रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक, तो ये किस लिए किया जाता है, ये पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो एक गुड गवर्नेंस का सबसे मेन काम क्या होता है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पार्टिसिपेटरी होती है। इट इज पार्टिसिपेटरी, ये सहभागी है, सारे सेक्शन जो है इसमें पार्ट लेते हैं। कंसेंसस ओरिएंटेड, आम सहमति उन्मुख, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आम सहमति ना हो, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, सारे लोगों की सहमति उस गवर्नमेंट पे होनी चाहिए, आम सहमति होना जरूरी है, यानी कि डेमोक्रेसी होना जरूरी है। ठीक, डेमोक्रेसी होना जरूरी है। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, लोगों की आम सहमति से एक अ, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो चुना जाता है और वही जो है उनको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। ठीक, तो ये क्या है, कंसेंसस ओरिएंटेड है, आम सहमति के उन्मुख के बेस पे, और जो भी पॉलिसीज बनेगी वो पॉलिसीज भी इसी बेस पे बनेगी। ठीक, गवर्नेंस की जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो इसी बेस पे बनेंगी कि सारे लोगों का कंसेंसस है कि नहीं, ये पॉलिसी जो है वो कंसेंसस ओरिएंटेड है या नहीं, आम सहमति के बेस पे है या नहीं। ठीक, तो दूसरा क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंसेंसस ओरिएंटेड, आम सहमति उन्मुख। तीसरे क्या है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। तो गवर्नेंस जो है वो जवाबदेह होना चाहिए लोगों के प्रति। ठीक, पीपल्स के प्रति इनका जवाबदेह, इनका अकाउंटेबल होना जरूरी है अगर एक गुड गवर्नेंस है तो। अकाउंटेबल कैसे, कोई भी चीजें हो रही है कंट्री में, ठीक, कोई पॉलिसी हो रही है या कोई जो है घटना हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका जवाबदेह, उसका अकाउंटेबल कौन होगा, वो गवर्नेंस ही होगा, किसी भी बेस पे। सपोज करिए कहीं पे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, ब्रिज गिर गई, या मतलब रोड सही नहीं है, या पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, वेलफेयर पॉलिसी जो है वो उसमें करप्शन हो रहा है। ठीक, तो ये सब का जवाबदेह कौन होगा, गवर्नमेंट ही होगी, अकाउंटेबल कौन होगा, गवर्नमेंट ही होगी। ठीक, तो एक गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि वो अकाउंटेबल हो, किसके प्रति, पीपल्स के प्रति, वो जवाबदेह हो किसके, लोगों के प्रति, जनता के प्रति। ठीक, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। एक गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक, पारदर्शी, जो भी चीजें हों वो पारदर्शी हैं। जैसे कोई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट की जा रही है तो उस पर कितना खर्च आ रहा है, पॉलिसीज क्या है, किसके लिए है, ये सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी मतलब चीजें जैसे फंड से रिलेटेड जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक, जो भी फंड इकट्ठा हो रहे हैं, कितने इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कितना परसेंट कहाँ पे लग रहा है, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी में आ जाती है। जैसे हम लोगों के जैसे एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये क्या था, ट्रांसपेरेंसी को ही मेंटेन करने के लिए। ठीक, पारदर्शिता को ही मेंटेन करने के लिए था कि अब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो भी गवर्नमेंट में ऑफिशियल है उससे कोई भी क्वेश्चन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कोई भी एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी जो है पूछ सकता है, किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड, किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के जरिए निकलवा सकता है, जिसको हम लोग आरटीआई के नाम से जनरली जानते हैं। तो ये किस लिए था, ये ट्रांसपेरेंसी को ही मेंटेन करने के लिए, ये ट्रांसपेरेंसी को ही मेंटेन करने के लिए। रिस्पॉन्सिव, उत्तरदायी होना चाहिए। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव दोनों मिलते जुलते टर्म है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि वो
अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका रिस्पॉन्स देना जो है वो गवर्नमेंट को ज़रूरी है। ठीक, अगर कंट्री में कोई भी इंसिडेंस हो रहा है, कोई भी करप्शन हो रहा है या कोई भी घटना हो रही है, ठीक, जैसे हम लोग अगर रेप वगैरह की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंट्री में, देश में जो है रेप वगैरह के मतलब बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक, आपराधिक गतिविधियाँ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम उसका उसका उत्तर उसका रिस्पॉन्स जो है किससे चाहते हैं? गवर्नमेंट से ही चाहते हैं। तो एक गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्सिव हो, सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स कर रही है, सारी चीज़ों का उत्तरदायित्व कर रही है, उत्तरदायी हो सारी चीज़ों के लिए। ठीक, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं कंट्रीज में, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो उसका रिस्पॉन्सिव कौन होगा? गवर्नेंस ही है। ठीक, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट होना चाहिए, प्रभावी और कार्यकुशल होनी चाहिए। इफेक्टिव मतलब वो प्रभावी हो, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट मतलब वो गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो एफिशिएंट हो, उसके काबिल हो कि कुछ काम जो है डेवलपमेंट के काम कर सकती है। ठीक, कार्यकुशल मतलब कि उसके काबिल होना चाहिए, कार्य करने के काबिल होना चाहिए। ठीक, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इक्विटेबल और इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब ये इक्वलिटी को मेंटेन कर रही है, इक्विटी को मेंटेन कर रही है कंट्री में। और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सारे सेक्शन को साथ लेकर चल रही है। न्याय संगत और समावेशी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक समुदाय, किसी एक कम्युनिटी को आगे लेकर गवर्नमेंट अगर बढ़ रही है तो उसको जो है गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल नहीं माना जाए। ठीक, जो भी कंट्रीज या समाज में जो भी सेक्शन है उन सबको इक्वल तौर पे, इक्विटी के बेस पे और इंक्लूसिव के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। ये गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। न्याय संगत के साथ साथ समावेशी होनी चाहिए। ठीक, तो न्याय संगत के साथ साथ समावेशी, समावेशी मतलब सारे लोगों का साथ होना चाहिए। जैसे सबका साथ सबका विकास जो एक नारा था, ये क्या है? एक इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के बेस पे है। ठीक, न्याय संगत और समावेशी के का एक जो है रिस्पॉन्स है एक तरह का ये। फॉलो द रूल ऑफ लॉ, और जो गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना मतलब कि जो भी कंट्रीज में लॉ है वो सबके लिए होनी चाहिए। ठीक, और उस रूल ऑफ लॉ को वो फॉलो कर रही हो, लॉ के अकॉर्डिंग ही अपनी गवर्नमेंट को चला रही है। ठीक, तो ये गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग ही अपने गवर्नमेंट को चला रही है और कानून के शासन का पालन कर रही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर उनकी गवर्नमेंट बन जा रही है तो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो वो गुड गवर्नेंस नहीं है। ठीक, गुड गवर्नेंस वही है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता हो, कानून के शासन का पालन करता हो। ठीक, नेक्स्ट टर्म आता है पॉलिटिकल कल्चर। ठीक, पॉलिटिकल कल्चर का टर्म आता है एक राजनीतिक संस्कृति। अब ये पॉलिटिकल कल्चर क्या है या राजनीतिक संस्कृति क्या है, देखते हैं हम लोग। तो पॉलिटिकल कल्चर डिस्क्राइब हाउ कल्चर इम्पैक्ट पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल कल्चर डिस्क्राइब करता है कि कैसे कल्चर जो है पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, कैसे कल्चर के जरिए पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चर का इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिक्स पे कैसे पड़ता है। ठीक, तो राजनीतिक संस्कृति बताती है कि संस्कृति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति ये बताती है कि संस्कृति जो है वो राजनीति पर अपना प्रभाव कैसे डालती है। ठीक, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज एम्बेडेड इन अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर। हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष राजनीतिक संस्कृति में सन्निहित होती है। यानी कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है, किसी भी समाज में जो भी राजनीतिक व्यवस्था पाई जाएगी, वो किसी विशेष राजनीतिक संस्कृति से ही जुड़ी हुई होती है। ठीक, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज एम्बेडेड इन अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर। ठीक, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, तो ये इसको अलग अलग डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं हम लोग। लूसियन पाई, Lucian Pye's definition is that political culture is the set of attitude
तो ये डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को कैसे, इट इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स विच गिव ऑर्डर एंड मीनिंग टू अ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये ऐसा सेट ऑफ बिलीफ है, एटीट्यूड है या सेंटिमेंट है जो पॉलिटिकल प्रोसेस को गाइड करता है, ठीक, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है ऑर्डर में लाता है, ठीक, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को मीनिंग देता हो, ऑर्डर में लाता हो या गाइड करता हो, ठीक। तो लूसियन पाई जो है इसको डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को एज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ, सेंटिमेंट, ठीक, जो which gives order and meaning to a political process। राजनीतिक संस्कृति क्या है? लूसियन पाई की परिभाषा है कि राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं का समूह। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है? अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं का एक समूह है जो क्या करता है, राजनीतिक राजनीतिक प्रक्रियाओं को आदेश और अर्थ देता है। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं को आदेश और अर्थ देता है, मतलब कि राजनीतिक प्रक्रियाएं किस बेस पे चलती हैं, उनकी अभिवृत्तियां क्या हैं, उनके विश्वास क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उसी को लूसियन पाई ने डिफाइन किया है एज अ राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, ठीक, पॉलिटिकल कल्चर के तौर पे उसको डिफाइन किया गया। Which provide the underlying assumptions and rules that govern behavior in a political system, which provide underlying assumption। तो underlying assumption को provide करता है, underlying assumptions and rules that govern behavior in the political system। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी मेंबर हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, उनका बिहेवियर कैसा होगा, क्या रूल्स हैं, क्या अजम्पशंस हैं, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? ये पॉलिटिकल कल्चर ही प्रोवाइड करता है। मतलब किस तरह का बिहेवियर होगा एक पॉलिटिशियन का, ठीक, और किस रूल पे काम करेंगे, किस तरह के एजम्पशंस हैं, ये सारे अंडरलाइनिंग एजम्पशंस, रूल्स और गवर्निंग बिहेवियर जो है पॉलिटिकल सिस्टम के, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो पॉलिटिकल कल्चर ही प्रोवाइड करता है, जो अंतर्निहित मान्यताओं और नियमों को प्रदान करती है, जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो ये क्या करती है? अंतर्निहित जो मान्यताएं हैं या नियम जो है उनको प्रोवाइड करती है, उनको प्रदान करती है, जो क्या करते हैं, अब ये अंतर्निहित मान्यताएं या नियम क्या काम करते हैं? जो राजनीतिक व्यवस्था है उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है, राजनीतिक व्यवस्था में जो व्यवहार है उनको नियंत्रित करती है, ठीक। In the book American Federalism, A View from the States, Daniel Elijah first theorized in 1966 that United States could be divided into three distinct political cultures। तो ये है एक थिंकर हैं जिनका नाम है डैनियल इलेजर, जिन्होंने क्या कहा था अपनी एक बुक अमेरिकन फेडरलिज्म। तो ये याद रखिएगा कि ये बुक जो है किसकी है? डैनियल इलेजर की है, जिसका नाम है अमेरिकन फेडरलिज्म, ठीक। एक अ व्यू फ्रॉम द स्टेट, ये पूरी बुक का नाम है, अमेरिकन फेडरलिज्म अ व्यू फ्रॉम द स्टेट, डैनियल इलेजर फर्स्ट थ्योराइज इन 1966। तो ये बुक कब पब्लिश हुई? 1966 में, और इसी में पहली बार इन्होंने थ्योराइज किया था कि यूनाइटेड स्टेट कुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यूनाइटेड स्टेट को तीन अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक। तो यूनाइटेड स्टेट में जो भी पॉलिटिक्स है उनको तीन डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर में बांटा जा सकता है। ये किसने कहा था? डैनियल इलेजर ने कहा था अपनी बुक अमेरिकन फेडरलिज्म अ व्यू फ्रॉम द स्टेट। कब कहा था? 1966 में कहा, ठीक। पुस्तक में अमेरिकी संघवाद, राज्यों में एक दृष्टि, ठीक, अमेरिकी संघवाद राज्यों में एक दृश्य, ये पुस्तक का नाम है। इसमें डैनियल एलेजर ने ये बुक लिखा है, 1966 में प्रकाशित हुई थी। पहली बार उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को तीन अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को तीन अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियों में विभाजित किया जा सकता है कि मतलब उनकी उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उनको तीन अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियों में विभाजित किया जा सकता है।
अब ये 3 अलग-अलग राजनीतिक संस्कृतियाँ कौन-कौन हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है मोरलिस्टिक, सबसे पहले आता है मोरलिस्टिक। तो ये ऐसा कल्चरल पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक। ये ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जो मोरल बेस्ड है, नैतिकवादी, नैतिकतावादी, ठीक। जो मोरालिटी के बेस पे है, नैतिकता के बेस पे। दूसरा आता है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिवादी, जो इंडिविजुअल पे फोकस करता हो, ठीक। इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि व्यक्तिवादी। और तीसरा क्या है, एंड ट्रेडिशनलिस्टिक, जो ट्रेडिशनल चीजों को मानता हो, पारंपरिक हो, ठीक। तो इलेजर कहते हैं कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको 3 पॉलिटिकल कल्चर में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, मोरलिस्टिक, दूसरा इंडिविजुअलिस्टिक और तीसरा जो है ट्रेडिशनलिस्टिक। तो इलेजर कहते हैं कि जो भारत और जो मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राजनीतिक प्रणाली है, उसको 3 सांस्कृतिक तरीके से, 3 जो है राजनीतिक संस्कृति में बांटा जा सकता है, जो कौन-कौन सी है, नैतिकतावादी है, व्यक्तिवादी है और पारंपरिक, ठीक। नैतिकतावादी, व्यक्तिवादी और पारंपरिक। नैतिकतावादी मतलब जो नैतिक चीज़ों पे बेस्ड हो, ठीक। व्यक्तिवादी यानी कि जो व्यक्ति को फोकस करता हो, व्यक्ति पे फोकस करता हो, ठीक। और पारंपरिक यानी कि जो पारंपरिक तरीके से चलता हो, वहाँ की जो परंपरा है उसके बेसिस पे चलता हो। तो ये 3 पॉलिटिकल कल्चर पाए जाते हैं अमेरिका में, ठीक। 3 हाँ, राजनीतिक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं। अब ये पॉलिटिकल कल्चर के डेफिनेशन क्या है अलग अलग, अकॉर्डिंग टू एरिक रो। एरिक रो ने कैसे डिफाइन किया है पॉलिटिकल कल्चर को, पॉलिटिकल कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक। ये ऑफ है, कट गया ये एफ, ठीक। So according to Eric Rowe, political culture is a pattern of individual belief, values and emotional attitude. Political culture है क्या है, pattern of belief, values and emotional attitude. Belief, values and emotional attitude. इस तरह से डिफाइन करते हैं एरिक रो पॉलिटिकल कल्चर। तो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे, हाल तो अभी इससे रिलेटेड डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें कुछ जब सिलेबस में है तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, ठीक। एरिक रो के अनुसार राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत विश्वासों, मूल्यों और भावनात्मक दृष्टिकोणों का एक पैटर्न है, ठीक। तो एरिक रो कैसे डिफाइन करते हैं राजनीतिक संस्कृति को, कि ये क्या है, व्यक्तिगत विश्वासों, मूल्यों और भावनात्मक दृष्टिकोण का एक पैटर्न है। अकॉर्डिंग टू एलमंड एंड पॉवेल, एलमंड एंड पॉवेल कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को, पॉलिटिकल कल्चर कंसिस्ट ऑफ एटीट्यूड। पॉलिटिकल कल्चर में क्या क्या चीज आती है, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड स्किल्स। ये स्किल्स नहीं होगा, स्किल्स होगा, ठीक है। एक एक वर्ड मिसिंग आ रहा है इसमें, स्किल्स नहीं स्किल्स होगा, ठीक है। स्किल की हिंदी क्या होती है, किसी को पता है स्किल की हिंदी क्या होती है? Political culture consists of attitude, values and skills which are current in entire population, जो पूरी पॉपुलेशन में होती है, and those propensity and pattern which may be found in separate part of the society, और ये जो है सेपरेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी में भी पाई जाती है, ठीक। राजनीतिक संस्कृतियों में वे अभिव्यक्तियां आ जाती हैं जो मूल और स्किल्स कहते हैं विशेषताएं शामिल हैं, जो संपूर्ण जनसंख्या में प्रचलित होती है, जो संपूर्ण जनसंख्या में क्या होती है, प्रचलित होती है। और वे प्रवृत्तियां और प्रतिमान जो समाज के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, और ऐसे प्रवृत्तियां और प्रतिमान जो समाज के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, ठीक। कौशल, हाँ, हत्याएं की जगह पे कौशल हो जाएगा, ये असल में किल्स का ट्रांसलेशन जो है वो हत्याएं हो गया था। तो मूल और कौशल, कौशल की स्पेलिंग यही है ना, हाँ। तो राजनीतिक संस्कृति में वह अभिव्यक्तियां, मूल और कौशल शामिल हैं जो संपूर्ण जनसंख्या में प्रचलित हैं,
और वे प्रवृत्तियां हैं जो संपूर्ण जनसंख्या में प्रचलित होती हैं। वैसी कौशल और आवृत्तियां और मूल्य जो है शामिल होती हैं किसमें, राजनीतिक संस्कृति में। और जो क्या है, अ, जो संपूर्ण जनसंख्या में प्रचलित होती हैं और वे प्रवृत्तियां और प्रतिमान जो समाज के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं, उसको अल्मंड और पावेल जो है राजनीतिक संस्कृति के तौर पे परिभाषित करते हैं। ठीक। अल्मंड डिफाइंस पॉलिटिकल कल्चर। अल्मंड कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को, एज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ, notion, faith, and understanding of political system। ठीक, सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ, नोशन, जो कल्चर की डेफिनेशन है वही इसमें भी है, बस ये पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है बस। ठीक, एटीट्यूड, बिलीफ, नोशन, फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इशूज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर्स। इस तरह से ये डिफाइन करते हैं एलिमेंट पॉलिटिकल कल्चर। एलिमेंट राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक चरित्रों के दृष्टिकोण, विश्वास, धारणा, विश्वास और समझ के सेट के रूप में परिभाषित करते हैं। तो किस तरह से राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक चरित्रों के दृष्टिकोण, विश्वास, धारणा, विश्वास और समझ के सेट के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक। According to Ullmann and Vorbas, 1963 स्टडी, तो अल्मंड एंड वर्बाज की 1963 में एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग देर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो तीन बेसिक टाइप की पॉलिटिकल कल्चर पाई जाती हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो तीनों बेसिक टाइप के पॉलिटिकल कल्चर कौन कौन से हैं। तो ये बार बार बादाम बादाम कर दे रहा है, उसको अल्मंड के उसको ट्रांसलेट कर दिया है। हालांकि ये नाम है तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। अल्मंड और बर्बा के 1963 के अध्ययन के अनुसार, तो अल्मंड और बर्बा के 1963 के अध्ययन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के तीन मूल प्रकार। तो राजनीतिक संस्कृति के तीन मूल प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं। पैरोकियल, सबसे पहले आ जाता है पैरोकियल, दूसरा आ जाता है सब्जेक्ट और तीसरा आ जाता है पार्टिसिपेटरी। ठीक, पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटरी, संकीर्ण, विषय और सहभागी। तो ये याद रखिएगा कि अल्मंड और बर्बा के 1963 के अध्ययन के अनुसार कितनी राजनीतिक संस्कृतियां पाई जाती है, तो संकीर्ण, विषय और सहभागी। ठीक, अल्मंड और बर्बाज के 1963 की स्टडी के अनुसार कितने टाइप्स पॉलिटिकल कल्चर के टाइप पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं। कौन कौन सी, पैरोकियल और सब्जेक्ट और तीसरा क्या है, पार्टिसिपेट। Political culture theory has been founded in the mid 1960s। Political culture theory कब बनाई गई थी, 1960s में बनाई गई थी। When Gabriel Ullmann and Sidney Verba published their seminal work The Civic Culture। तो इन्होंने जब सबसे पहले अपना एक वर्क पब्लिश किया था सिविक कल्चर के नाम से। तो ये याद रखिएगा सिविक कल्चर किससे रिलेटेड है, अल्मंड एंड वर्बा से रिलेटेड। ठीक, तो सिविक कल्चर अल्मंड एंड वर्बा ने लिखा था और ये 1960 में पब्लिश हुई थी, और यहीं से पॉलिटिकल कल्चर की थ्योरी की शुरुआत हुई थी। यहीं से पॉलिटिकल कल्चर थ्योरी की शुरुआत हुई थी। पॉलिटिकल कल्चर थ्योरी हैज बीन फाउंडेड इन मिड 1960s व्हेन जेब्रिल अल्मंड एंड सिडनी वर्बा पब्लिश देयर सेमिनल वर्क द सिविक कल्चर। सिविक कल्चर से कई बार पूछा गया एग्जाम में। राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत की स्थापना 1960 के दशक के मध्य में की गई। ठीक, तो राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत की स्थापना कब की गई थी, 1960 के दशक में की गई थी, के दशक के मध्य में की गई। ठीक, जब जबरील अल्मंड और सिडनी वर्बा ने अपनी मौलिक कृति द सिविक कल्चर प्रकाशित की। ठीक, तब जब इन्होंने 1960 में द सिविक कल्चर प्रकाशित किया था, तभी जो है इस सिद्धांत यानी कि राजनीतिक संस्कृति का सिद्धांत की स्थापना हुई थी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स डिजाइनिंग पॉलिटिकल प्रोसेस दैट शिफ्ट as much decision making authority as practical
to the organizational lowest geographical or social level of organization. तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? ऐसी डेमोक्रेसी जो लोकल लेवल पे काम करती है, जो भी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम हो वो लोकल लेवल पे काम करता है, जितना लोकल लेवल पे। जैसे हमारे यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है, ठीक। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज अ टेंडेंसी, एक ऐसी टेंडेंसी है टुवर्ड्स डिजाइनिंग पॉलिटिकल प्रोसेस को ऐसा डिजाइन करना दैट शिफ्ट एज मच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को ऐसा शिफ्ट करती, मतलब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कहाँ से आते हो? लोवेस्ट जियोग्राफिकल और सोशल लेवल से आते हैं, ठीक। मतलब ग्राउंड लेवल से आते हैं, लोवेस्ट जियोग्राफिकल और सोशल लेवल से आते हैं जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। जैसे कि ग्राम लेवल पे जो ग्राम पंचायत के चुन के आते हैं, ग्राम पंचायत के लिए जो चुन के आते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं, ठीक। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी से को कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उनको कहाँ से लिया जाता है? लोवेस्ट जियोग्राफिकल या लोवेस्ट लेवल ऑफ सोशल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता हो, तो इसी को ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक। जमीनी लोकतंत्र किसको कहते हैं? जमीनी स्तर पर लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रियाओं को डिजाइन करने की प्रवृत्ति। तो ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक प्रक्रियाओं को डिजाइन करने की प्रवृत्ति है, जिसमें जो संगठन के सबसे निचले भौगोलिक या सामाजिक स्तर के संगठन के व्यवहारिक निर्णय के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को स्थानांतरित करता है, ठीक। मतलब कि जो लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर जो लोग हैं उनके साथ उनको जो है शामिल किया जाता हो निर्णय लेने के जो भी संगठन है उनमें, तो इसी को जमीनी लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक। जैसे हमारे यहाँ जो है लोकल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया, इसलिए ताकि जमीनी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, ठीक। Appadurai also opined that the local government system as government is by the popularly elected bodies charged with administrative and executive duties in matter concerning the population of particular district or place, ठीक। तो अप्पादुराई कैसे डिफाइन करते हैं लोकल गवर्नमेंट को? कहते हैं ये सिस्टम है गवर्नमेंट का, ऐसा सिस्टम है जो पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडीज के जरिए होता है, मतलब कि जिसमें जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज होती हैं, ठीक। इन मैटर कंसर्निंग द पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो इनमें ऐसे मैटर्स डील किए जाते हैं जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या प्लेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक। अप्पादुराई ने ये भी कहा कि सरकार के रूप में सरकार के रूप में जो स्थानीय सरकार प्रणाली है वो एक विशेष जिले या स्थान की आबादी से संबंधित मामलों में प्रशासनिक और कार्यकारी कर्तव्यों के साथ आरोपित निर्वाचित निकायों द्वारा होती है, ठीक। इस तरह से अप्पादुराई ने परिभाषा किया है इसकी स्थानीय सरकारों। Local government was further defined by Lowell as the tier of government closest to the people, ठीक, tier of government closest to the people। तो लॉवेल ने कैसे डिफाइन किया है लोकल गवर्नमेंट को? एज टियर ऑफ गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द पीपल, ऐसा टियर ऑफ गवर्नमेंट जो पीपल से क्लोज, जो लोगों से क्लोज, विच इज वेस्टेड विद सर्टेन पावर, जिनके पास कुछ पावर हो टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द पीपल इन इट्स डोमेन, ठीक। ताकि जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाए जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनके ऊपर, ठीक। स्थानीय सरकार को लॉवेल द्वारा लोगों के निकटतम सरकार के उस स्तर के रूप में परिभाषित किया गया। तो लॉवेल ने कैसे परिभाषित किया है स्थानीय सरकार को? कहा है कि ऐसी सरकारें हैं जो लोगों के सबसे निकट स्तर पर होती है,
जो अपने डोमेन में लोगों के मामले पर नियंत्रित रखने के लिए कुछ शक्तियों के साथ निहित होती है। जिनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो अपने डोमेन में मतलब लोकल लेवल पे जो भी मामले हैं उनको नियंत्रित करने में उनकी शक्तियाँ काम आती हैं, ऐसी शक्तियाँ उनके पास होती हैं। ऐसी सरकारों को स्थानीय सरकारों के तौर पे परिभाषित किया है लॉवल ने। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। Decentralization is a main mechanism through which democracy becomes fully representative and responsive. तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक तरह से लोकल गवर्नमेंट को के फॉर्मेशन का तरीका है। ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इट इज अ मेन मैकेनिज्म, ये ऐसा मेन मैकेनिज्म है विच डेमोक्रेसी बिकम ट्रूली, जिसके जरिए डेमोक्रेसी जो है ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बनती है और रिस्पॉन्सिव बनती है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब transfer of power from center to local level, transfer of power from center to local level। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। और ये कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए ही गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिव बनती है। ठीक। विकेंद्रीकरण एक मुख्य तंत्र है जिसके माध्यम से लोकतंत्र वास्तव में प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनता है। ठीक। इसके माध्यम से ही, विकेंद्रीकरण के ही माध्यम से जो प्रतिनिधित्व है वो उत्तरदायी बनता है और लोकतंत्र जो है वो प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी बनता है। ठीक। द 73rd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? यही डिसेंट्रलाइजेशन करता है। ठीक। 70 मतलब एक पावर देता है डिसेंट्रलाइजेशन में। द 73rd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1992 में हुआ था, ये ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियरली प्रेस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। तो पंचायत जो है सेल्फ एम्पावरमेंट का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, थ्रू विच power are devolved to the people as the participation in the process of planning for economic development। जिसके जरिए जो है पावर जो है डिजॉल्व की जाएंगी ऐसे लोगों के साथ। ठीक। टू द पीपल एज द पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इसके तौर पे प्लानिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड सोशल जस्टिस के लिए, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, और अलग अलग स्कीम्स जो होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये लोकल जो पंचायत होंगी वो रहेंगी। ठीक। फॉर दीज पर्पज ये 73rd अमेंडमेंट कहता है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतें स्वशासन की संस्थाएं होनी चाहिए, जिसके माध्यम से, तो पंचायतें जो है वो स्वयं शासन की संस्थाएं होनी चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शक्तियां प्रदान की जाती है और उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक। इन सारी चीजों के लिए जो पंचायत है वो होनी चाहिए। ये कौन कहता है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट कहता है। नेक्स्ट आता है पंचायती राज। पंचायत एज इंस्टीट्यूशनल मीन्स फॉर डेवलपमेंट। पंचायत क्या है? इंस्टीट्यूशनल मीन्स फॉर डेवलपमेंट हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम सिंस ओल्डन टाइम। ठीक। तो ये ऐसा नहीं कि नया टर्म है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द ग्रास रूट यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है? ग्रास रूट यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ग्रास रूट यूनिट है। ठीक। हैव बीन रिफ्लेक्टेड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन रूरल इंडिया। तो ये रूरल इंडिया में जो है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि पंचायती राज के जरिए ही रूरल इंडिया में इकोनॉमिक चेंज आया, सोशियो इकोनॉमिक चेंज आया। ठीक। पंचायती राज के जरिए ही रूरल इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं। और पंचायती राज सिस्टम जो है कोई नया सिस्टम नहीं है, बहुत पुराने जमाने से चलता है। ठीक। पंचायती राज विकास के संस्थागत साधन के रूप में
पंचायतें पुराने समय से ही भारतीय व्यवस्था का हिस्सा रही। तो पंचायतें जो है वो भारतीय समाज में बहुत पुराने समय से भारतीय समाज का हिस्सा रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्वशासन की जमीनी इकाई मानी जाती हैं। ठीक, तो ये स्थानीय शासन की जमीनी इकाई मानी जाती हैं। ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में परिलक्षित। ठीक, तो ये जो है ग्रामीण भारत में माना जाता है कि ग्रामीण भारत में आर्थिक परिवर्तन का एक साधन है कौन? पंचायती राज। ठीक, ग्रामीण भारत में आर्थिक अ, और सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है, एक साधन है कौन? पंचायती राज। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की अवधारणा क्या है? द वर्ड पंचायती राज इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड पंचा, पंच से, पंच से जो है पंचायती राज का वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है। हैज रेफरेंसेस इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राम संघास। ग्राम संघ जिसको कहते हैं, ग्राम संघ और रूरल कम्युनिटीज, इनका एग्जिस्टेंस जो है ग्राम संघ और रूरल कम्युनिटीज से लिया गया है। पंचायत शब्द की उत्पत्ति पंच शब्द से हुई है। इसमें ग्राम संघों या ग्रामीण समुदायों के अस्तित्व का संदर्भ। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इज एज ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन। तो पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन इतना पुराना है जितना इंडियन सिविलाइजेशन पुराना है। ठीक, पंचायती राज संस्था उतनी पुरानी है जितनी स्वयं भारतीय सभ्यता है। भारतीय सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी पंचायती राज संस्था भी पुरानी है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये नया टर्म नहीं है, ये बहुत पुराना टर्म है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं यूनिट से रिलेटेड, यूनिट 5 से रिलेटेड। उसके बाद जो है हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करते हैं जो हम लोग 3-4 दिन से पेंडिंग में चल रहा था। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव किसी ने पूछा था यहाँ पे, जो मैं उसका आंसर मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि क्लास का टाइम होने की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। आज हम लोग करेंगे इसको, सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव के साथ साथ सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव दोनों करेंगे हम लोग। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है, बाद में हम लोग कल यूनिट 5 से कंटिन्यू करेंगे। अभी यूनिट 5 के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करने लगे। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि किसी ने पूछा था क्लास में। द टर्म सबअल्टर्न वाज कॉइन्ड बाय एंटोनियो ग्राम्सी। सबअल्टर्न का टर्म जो है ये किसने कॉइन किया था? एंटोनियो ग्राम्सी ने किया था। इनिशियली इट वाज वाइडली यूज्ड टू डिनोट इंफीरियर रैंक इन आर्मी। पहले जो है जो इंफीरियर रैंक की आर्मी में उनको सबअल्टर्न कहा जाता था। ठीक, सबअल्टर्न किसको कहा जाता था? जो आर्मी में इंफीरियर रैंक, छोटे रैंक वाले लोग होते थे, उनको जो है सबअल्टर्न कहा जाता था। बट नाउ अवेडेज, लेकिन अभी के समय में द टर्म सबअल्टर्न एम्प्लॉयज पीपल ऑफ इंफीरियर रैंक और हिज और हर वेरियस एट्रीब्यूट। अब जो है सबअल्टर्न का वर्ड जो है, जो भी इंफीरियर रैंक वाले हैं, चाहे वो आर्मी में हो या ना हो, समाज में जो भी इंफीरियर रैंक वाले हैं उनको सबअल्टर्न कहा जाता है। ठीक, सच एज इकोनॉमिक कंडीशन, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत लो हो, बहुत निचले स्तर की हो, उसको भी सबअल्टर्न कहा जाता है। जिनका रेशियल स्टेटस जो है बहुत लो हो, निचला हो, उनको भी सबअल्टर्न कहा जाता है। जिनकी एथनिसिटी जो है वो लोकल मतलब इंफीरियर रैंक में आती हो, उनको भी सबअल्टर्न कहा जाता है। जिनका जेंडर, जैसे हम लोग विमेन को जो है इंफीरियर रैंक में रखते हैं, ठीक, तो वो क्या है? सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव, सबअल्टर्न में आ जाता है। ठीक, कास्ट, जिनकी कास्ट जो है निचली हो, निम्न स्तर की हो, ठीक, या इंफीरियर रैंक की हो, उनको सबअल्टर्न कहा जाता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक, जिनका निचले स्तर का हो, निचले रैंक का हो। ओरिएंटेशन कहते हैं कि मतलब अट्रैक्शन जो है, जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो होमोसेक्सुअल हो सकता है, हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकता है। तो हेट्रोसेक्सुअल को जो है वो सुपीरियर माना जाता है, होमोसेक्सुअल को इंफीरियर रैंक में रखा जाता है, तो वो भी सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, सबअल्टर्न में आ जाएगा। एंड पीपल आर मार्जिनलाइज फॉर सच एट्रीब्यूट। ऐसे पीपल जो इसकी वजह से मार्जिनलाइज होते हैं उनको ही सबअल्टर्न के तौर पे जाना जाता है। तो ये है सबअल्टर्न वर्ड की डेफिनेशन। ठीक, अभी हम लोग पर्सपेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो सबअल्टर्न किसने दिया था? ये एंटोनियो ग्राम्स्की ने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया। निम्न वर्गीय परिपेक्ष क्या है? तो सबअल्टर्न शब्द यानी कि निम्न वर्गीय शब्द सबसे पहले एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा गढ़ा गया था। प्रारंभ में इसका व्यापक रूप से
सेना में निम्न रैंक को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता था। पहले शुरुआत में जो सेना में निम्न रैंक वाले लोग होते थे उनको सबाल्टर्न यानी कि निम्न वर्गीय कहा जाता था। लेकिन आजकल सबाल्टर्न शब्द का आर्थिक स्थिति आजकल जो है सबाल्टर्न जो है वो आर्थिक स्थिति, नस्ल, जातीयता, लिंग, जाति, यौन अभिविन्यास जैसे विभिन्न विशेषताओं के कारण निम्न रैंक के लोगों से, तो जो भी इन सब चीज़ों में, इन सब विशेषताओं में जिनका भी निम्न रैंक होता है उनको निम्न वर्गीय या सबाल्टर्न कहा जाता है। ठीक, और लोगों को इस तरह से हाशिए पर रखा जाता है और इसी तरह से लोगों को हाशिए पर रखा जाता है। द सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव इज द वे, तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है? एक ऐसा तरीका है टू अंडरस्टैंड सोसाइटी फ्रॉम बिलो। ठीक, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव इज द वे टू अंडरस्टैंड सोसाइटी फ्रॉम बिलो। अगर आप सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से ही, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है? अगर आप निचले रैंक वाले लोगों से, इंफीरियर रैंक के पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं सोसाइटी की, तो उसको सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव कहा जाता है। जैसे अगर शूद्राज की पर्सपेक्टिव से हम लोग सोसाइटी की स्टडी करते हैं, जैसे अम्बेडकर ने किया था, तो वो क्या है? सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। ठीक, द पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम वेरियस रीजन, ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज हैं वेरियस रीजन की वजह से, कई वजहों की वजह से, इन अ सर्टिफाइड सोसाइटी, एक सर्टिफाइड सोसाइटी में प्रोड्यूस नॉलेज एंड हैव पॉलिटिक्स ऑफ देयर ओन। ठीक, तो नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं और उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। इस प्रकार सबाल्टर्न परिपेक्ष समाज को नीचे से समझने का तरीका है। तो सबाल्टर्न परिपेक्ष क्या है? समाज को नीचे से समझने का तरीका है। नीचे से समझने का तरीका मतलब कि जो निचले स्तर पर लोग हैं उनके टर्म्स में समझने का, ठीक, उनके टर्म्स में समझने का एक तरीका है। जैसे शूद्राज के पर्सपेक्टिव से, शूद्राज के परिपेक्ष से अम्बेडकर ने स्टडी किया, तो वो क्या है? सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से ही स्टडी किया। एक अस्त्रीकृत समाज में विभिन्न कारकों से हाशिए पर रहने वाले लोग, तो अस्त्रीकृत समाज में यानी कि जो अस्त्रीकृत, जहाँ पे अस्त्र बनाए गए हैं, ऐसे समाज में रहने वाले लोग जो हाशिए पर हैं, उन्हीं के परिपेक्ष से अगर हम स्टडी करते हैं तो उसी को सबाल्टर्न परिपेक्ष कहा जाता है। ठीक, और उनकी अपनी राजनीति होती है, वो जो है ज्ञान को पैदा करते हैं और उनकी अपनी राजनीति होती है। The subaltern studies which emerged in India as post colonial theories। ठीक, तो सबाल्टर्न स्टडीज जो है इंडिया में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज के तौर पे इमर्ज हुई थी। तो ये एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबाल्टर्न स्टडीज इन इंडिया इमर्ज एज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज इज अबाउट रीराइटिंग हिस्ट्री ऑफ द पीपल। लोगों के हिस्ट्री को फिर से लिखना, क्योंकि जो भी हिस्ट्री अभी तक लिखी गई थी वो किसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी? वो अपर रैंक वाले लोगों से, सुपीरियर रैंक वाले लोगों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी। तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है? रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री। ठीक, उपनिवेशवाद के बाद के सिद्धांत के रूप में भारत में उभरा सबाल्टर्न अध्ययन लोगों के इतिहास को फिर से लिखने के बारे में, मतलब लोगों के इतिहास को फिर से लिखा जाए, क्योंकि जो पहले का विश्वास है, जो इतिहास है, वो किसके पर्सपेक्टिव से लिखा गया, किसके सिद्धांत से लिखा गया, किसके परिपेक्ष से लिखा गया? जो अपर लोग थे, जो उच्च जाति वाले लोग थे, उच्च रैंक वाले लोग थे, उच्च स्तरीय लोग जिसको कहेंगे, उच्च स्तरीय लोगों के परिपेक्ष में ही लिखा गया था। तो वो सारे इतिहास को फिर से लिखना, ये इसका सिद्धांत था सबाल्टर्न अध्ययन। द प्रोजेक्ट इज मोस्टली क्रेडिटेड टू रणजीत गुहा। इंडिया में जो है सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव ज्यादातर किसने यूज किया था? रणजीत गुहा एंड हिज कलीग्स सच एज पार्था चटर्जी। तो ये सब जो है सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, आपको नाम याद होना चाहिए। रणजीत गुहा, पार्था चटर्जी, डेविड हार्डिमैन, शाहिद अमीन, ज्ञान ज्ञानेंद्र पांडे, डेविड अर्नोल्ड, सुमित सरकार एंड दीपेश चक्रवर्ती। तो ये सारे लोग जो है सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। इस परियोजना का श्रेय ज्यादातर रणजीत गुहा और उनके सहयोगियों जैसे कि पार्थ चटर्जी, डेविड हार्डिमैन, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, डेविड अर्नोल्ड, सुमित सरकार और दीपेश चक्रवर्ती को दिया जाता है। ठीक, तो ये सारे लोग सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हैं।
The subaltern historiography, that is, the method of studying history, is concerned with the history of subaltern people. तो subaltern historiography क्या है कि वो हिस्ट्री जो सबल्टन पीपल्स के पर्सपेक्टिव से ही लिखी गई हो, उसी को सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। सबल्टन इतिहास लेखन क्या है, अर्थात इतिहास के अध्ययन के तरीकों का संबंध सबल्टन लोगों के इतिहास से है, यानी कि निम्न वर्गीय लोगों के इतिहास से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य। सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य इसमें क्या है, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव टेक्स अ लुक एट सोसाइटी फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव टेक्स अ लुक एट सोसाइटी फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कल्चरल एंड सोशल सिस्टम, ये क्या करता है, कल्चरल और सोशल सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक्सप्लोर करता है। सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य समाज को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखता है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था की जटिलता की पड़ताल करता है। तो सामाजिक व्यवस्था में जो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था में जो जटिलता है उसी की पड़ताल करता है कौन, सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य। इट फॉलोज द मेडिवल एंड एंशिएंट क्लासिकल टेक्स्ट, तो ये किसको फॉलो करता है, मेडिवल एंड क्लासिकल एंशिएंट क्लासिकल टेक्स्ट जो है उनको फॉलो करता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, जो एंशिएंट मेडिवल और एंशिएंट क्लासिकल ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो, विलेज कास्ट नेटवर्क एक्सेट्रा, इन सब का अध्ययन करता है। ये मध्यकालीन और प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों, प्राधिकरण अभिलेखों, ग्राम जाति नेटवर्क आदि का अनुसरण करता है। This perspective examines the continuity and change in the social structure from the historical perspective. तो सोशल स्ट्रक्चर में जो कंटिन्यूटी है, जो चेंज है, उसको एग्जामिन करता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, इसी को सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ये परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सामाजिक संरचना में निरंतरता और परिवर्तन की जांच करता है। ये परिप्रेक्ष्य क्या करता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सामाजिक संरचना में जो निरंतरता है या जो परिवर्तन है उसकी जांच करता है। ठीक, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एन.के. बोस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। एन.के. बोस का सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य क्या है, इन हिज बुक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, तो ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी बुक किसकी है, एन.के. बोस की है। ही गिव्स हिज व्यू ऑफ सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, इसी में उन्होंने अपना सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव का व्यू दिया था। अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में उन्होंने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का अपना दृष्टिकोण दिया। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोस कैरिड आउट इथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ सेवरल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, तो पहले बोस ने जो क्या किया था, इथनोग्राफिक स्टडी किया था कई ट्राइबल ग्रुप की, इंडिया के कई ट्राइबल ग्रुप की। पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। बोस ने भारत में कई आदिवासी समूहों का निर्वंश विज्ञान अध्ययन किया है। ठीक, according to him tribal communities in India share different relationship with the larger society, तो ये कहते हैं कि इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका रिलेशनशिप अलग होता है, किसके साथ, लार्जर सोसाइटी के साथ, जो हिंदू सोसाइटी है उनके साथ। एंड दे आर डाइवर्स देमसेल्फ, और ये उनसे अलग है। ठीक, उनसे अलग है। उनके अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय बड़े समाज के साथ अलग अलग संबंध साझा करते हैं। ठीक, तो बड़े समाज के साथ ये अलग अलग संबंध साझा करते हैं और वे अपने आप में विविधतापूर्ण है, वो अपने आप में ही विविधतापूर्ण है। He uses 2 पैरामीटर टू डिफरेंशिएट डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज, इन्होंने 2 पैरामीटर यूज किया है ट्राइबल कम्युनिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब उनको अलग करने के लिए फ्रॉम ईच अदर। दीज आर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो पहला पैरामीटर क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ जियोग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन, और दूसरा पैरामीटर क्या है, एक्सटेंट ऑफ जियोग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन। ठीक, वो विभिन्न आदिवासी समुदाय को एक दूसरे से अलग करने के लिए 2 मापदंडों का उपयोग करते हैं। ये पहला मापदंड क्या है, तकनीकी विकास, और दूसरा भौगोलिक और सामाजिक अलगाव की सीमा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। His anthropological work
एमंग ट्राइब्स ऑफ ओडिशा, तो इन्होंने कौन कौन से ट्राइब्स की स्टडी की थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। इस एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क एमंग ट्राइब्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा ट्राइब्स में इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क किया था, जैसे छोटा नागपुर लाइक, उड़ीसा और छोटा नागपुर में किया था, जैसे कि जोंग्स बिलीव दैट दीज आर अनटच्ड बाय ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। तो ये जोंग्स ट्राइब्स के बारे में लिखते हैं कि ये इनके अंदर जो है ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब हिंदू कास्ट सिस्टम से का इन्फ्लुएंस इनके अंदर नहीं है। उड़ीसा और छोटा नागपुर की जुआंग जैसी जनजातियों के बीच उनके मानव शास्त्रीय कार्य का मानना है कि ये ब्राह्मणवादी प्रभाव से अछूते हैं, मतलब इनके अंदर जो है ब्राह्मणवादी प्रभाव नहीं है, हिंदू समुदाय का कोई प्रभाव नहीं है। दीज ट्राइब्स आर रिगार्डेड एज नॉन आर्यन, इन ट्राइब्स को नॉन आर्यन कहा है इनके बोस ने, फॉलिंग ब्रॉडली विद इन हिंदू कम्युनिटी। ही आल्सो पेज अटेंशन टू मोर एडवांस ट्राइब, और इन्होंने कई एडवांस ट्राइब के ऊपर भी अटेंशन दिया है, जैसे ओरान और मुंडास। तो ओरान और मुंडास की स्टडी भी इनके बोस ने किया है। ठीक, इन जनजातियों को मोटे तौर पर हिंदू समुदाय के अंतर्गत आने वाली गैर आर्यन जनजाति माना जाता है। ठीक, गैर आर्यन जनजाति माना जाता है इनको। वो ओरान और मुंडा जैसी अधिक उन्नति जातियों पर भी ध्यान देते हैं, मतलब उनका भी अध्ययन किया है इन्होंने। ठीक, जैसे ओरान और मुंडा का। ठीक, he classified tribes of India and believed that the easiest way to do it was to distinguish by mode of livelihood. ये इन्होंने जो है इंडियन ट्राइब्स को क्लासिफाई किया है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक, और इन्होंने कहा है इन्होंने कि जो है सबसे आसान तरीका है इनको अलग करने का, इनको डिस्टिंग्विश करने का, उनका मोड ऑफ लाइवलीहुड। तो मोड ऑफ लाइवलीहुड के जरिए उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ये इनके बोस का मानना है। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू इनके बोस टू डिस्टिंग्विश इंडियन ट्राइब्स व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डिस्टिंग्विश इंडियन ट्राइब, तो मोड ऑफ लाइवलीहुड। उन्होंने भारत की जनजातियों का वर्गीकरण किया है और माना है कि ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है, मतलब भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उनके आजीविकाओं के तरीके के आधार पर अंतर करना। ठीक, कि मतलब उनकी आजीविकाएं कैसी हैं उस तरीके पे आप उनको उनको उन जनजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, it is an easier way to differentiate between tribes and non-tribes of Hindu social system. ये सबसे आसान तरीका है ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स हिंदू सोशल सिस्टम को अलग करने का। ये हिंदू सामाजिक व्यवस्था की जातियों और गैर जनजातियों के बीच अंतर करने का आसान तरीका। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, 5 मिनट दिया जाएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। जो भी क्वेश्चन है कर सकते हैं, रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू नोट्स, पीडीएफ, क्लास, किसी से भी रिलेटेड हो वो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।